कर्नाटक में हुई स्टेट असेंबली इलेक्शन में ये मोदी और बीजेपी लीडर्स द्वारा किए गए तमाम रिलीजियस पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स के बावजूद कांग्रेस ने शानदार जीत दर्ज करते हुए कर्नाटक की सत्ता में वापसी की। हालांकि रिजल्ट से पहले ही एग्जिट पोल ने कांग्रेस की सत्ता में वापसी की मुहर लगा दी थी। इसके साथ ही कर्नाटक जहां बीजेपी की एकमात्र गवर्नमेंट थी साउथ इंडिया में, वो भी उसके हाथों से निकल गई। आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्यों कर्नाटक में बीजेपी अपनी पावर को रिटेन नहीं कर पाई और भी कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कांग्रेस की जीत की और बीजेपी के हार का कारण बनी। आइए जानते हैं। The Congress party has got a thumping victory in the Karnataka election. बजरंग बली की, बजरंग बली की। राहुल गांधी जिंदाबाद। हाल ही में 10 मई को कर्नाटक के स्टेट असेंबली इलेक्शन की वोटिंग हुई, जिसका रिजल्ट इलेक्शन कमीशन ने 13 मई को अनाउंस किया। अब कर्नाटक के लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल 224 सीट्स हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि जो पार्टी मेजोरिटी मार्क जो कि 113 होता है उसे क्रॉस कर लेगी, वो सरकार बना लेगी। अब इलेक्शन कमीशन द्वारा अनाउंस किए गए रिजल्ट में कांग्रेस ने टोटल 136 सीटें जीती, तो वहीं बीजेपी ने 65, जेडीएस ने 19 और बाकी अदर्स ने 4 सीटों पर जीत हासिल की। कांग्रेस की 136 सीट जीतते ही यह कंफर्म हो गया कि अब कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में वापसी करने जा रही है। कर्नाटक में कांग्रेस की यह 1989 के बाद सबसे बड़ी जीत है, जहां तब कांग्रेस ने 178 सीटें जीती थी। तो वहीं दूसरी तरफ इस हार के साथ ही बीजेपी ने न केवल कर्नाटक में अपनी सरकार गंवाई, बल्कि उसकी जो एकमात्र प्रेजेंस थी साउथ इंडिया में, वो भी इसके हाथों से चली गई। बीजेपी के पास भले ही कुछ सालों से कर्नाटक की सत्ता थे, बट वो कभी भी अपने दम पर कर्नाटक में सरकार नहीं बना सकी थी। 2018 में उसे 104 सीटें मिली थी और मेजोरिटी मार्क से दूर होने के कारण उन्होंने जेडीएस के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। अब तक बीजेपी ने इस स्टेट में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस 2008 में किया था, जब उसे 110 सीटें मिली थी। जैसा कि आप इस पॉलिटिकल मैप में देख सकते हैं कि अब बीजेपी की इस हार के साथ ही अब उसके अलायंस के साथ 15 राज्यों में सरकार है। तो वहीं कांग्रेस की इस जीत के साथ ही अब उसके अलायंस के साथ 7 राज्यों में सरकार है। हालांकि अगर पिछले कुछ सालों के इलेक्शन रिजल्ट को देखें तो हम पाएंगे कि कर्नाटक उन राज्यों में से है जहां अक्सर रूलिंग पार्टी अपने पावर को रिटेन नहीं कर पाती है, फिर चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस। अब ये जानते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे रीजन रहे जो कांग्रेस की जीत की और बीजेपी के हार का कारण बने। तो इसमें सबसे पहले बात आती है लीडरशिप कंफ्यूजन की। दरअसल एक तरफ जहां कांग्रेस ने बड़ी चालाकी से कर्नाटक स्टेट प्रेसिडेंट डीके कुमार की लीडरशिप में 6 महीने पहले ही अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट पक्का कर दी थी, जिस वजह से वे टिकट मिलने से पहले ही चुनावी मूड में रहे। इसके साथ ही कांग्रेस के दो स्तंभ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर सीतारमैया और डीके शिव कुमार, जिन्होंने कर्नाटक में कांग्रेस की जीत में काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाया, ये दोनों लीडर चीफ मिनिस्टर के पोस्ट के सबसे दावेदार हैं और कांग्रेस ने बड़े चालाकी से चीफ मिनिस्टर का पोस्ट अनाउंस न करके इन दोनों के बीच होने वाले पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट्स को रोक दिया। तो इन दूसरी तरफ बीजेपी ने कर्नाटक बीजेपी को इलेक्शन के लिए तैयार करने को लेकर जुलाई 2021 में बड़े बदलाव किए। इन्होंने अपने वेटरन लीडर और 4 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके वीएस येदियुरप्पा को रिप्लेस करके यंग बसवराज बोम्मे को चुना, जिनके पास क्लीन इमेज होने और एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर कंसिडर किया जाता था। हालांकि बोम्मे लोगों के एक्सपेक्टेशन को डिलीवर नहीं कर पाए और न ही वे अपने एग्जिस्टिंग सरकार में बड़े बदलाव ला पाए और कुछ खास प्रोग्रेस करा पाए। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर बीएस येदियुरप्पा, जिन्होंने कर्नाटक में बीजेपी को एस्टेब्लिश करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, उन्हें इलेक्शन कैंपेन में साइडलाइन कर दिया गया। इसके अलावा फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जगदीश और फॉर्मर डिप्टी सीएम लक्ष्मण को भी बीजेपी द्वारा टिकट नहीं दिया गया और उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। ये तीनों लीडर स्टेट की डोमिनेंट लियांगत कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते थे और इन्हें पार्टी से बाहर करना पार्टी के लिए महंगा साबित हुआ। बीजेपी अंत तक इस बात को लेकर काफी कंफ्यूजन में दिखी कि अगर उनकी जीत होती है तो कौन गवर्नमेंट को लीड करेंगे। दूसरा कारण रहा करप्शन एलिगेशन। दरअसल कांग्रेस पार्टी शुरुआत से ही इस बात पे काफी डोमिनेंट दिखी कि बीजेपी की मौजूदा कर्नाटक गवर्नमेंट काफी करप्ट है और सीएम बसवराज बोम्मई को टारगेट करते हुए उन पर एक पोस्टर रिलीज किया गया, जिसमें क्यूआर कोड पर उनकी फोटो लगी थी, जिसपे लिखा था पे सीएम, और इस पोस्टर को शहरों में लगाया गया था और इसे सोशल मीडिया पर भी शेयर किया गया था। इसी तरह कांग्रेस की तरफ से बॉम्बे सरकार पर 40% वाली सरकार का नैरेटिव सेट किया गया था। यह मॉकिंग रिमार्क कर्नाटक के कॉन्ट्रैक्टर्स द्वारा लगाए गए एलिगेशंस के रेफरेंस में था, जिसमें वे दावा करते हैं कि स्टेट फंडेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए टेंडर अमाउंट का 40% बीजेपी लीडर्स और ऑफिशियल्स द्वारा रिश्वत के रूप में लिया जाता है। पर बीजेपी इन एलिगेशंस को चुनाव के अंत तक भी इसका काउंटर नहीं कर सकी, जिसका परिणाम इस रिजल्ट में देखा गया। तीसरा कारण जो बीजेपी अंत तक नहीं सेट कर पाई वो था स्पेसिफिक एजेंडा। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे इस वीडियो में बढ़े, हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है, तो प्लीज हमारे चैनल सचिन नैन को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें और अच्छी वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिले।
चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस ने अपने कैंपेन में भरपूर प्रयास किया कि चुनावी मुद्दों को लोकल रखा जाए, लोगों की बात हो और वेलफेयर स्कीम्स के पूरे इम्प्लीमेंटेशन को लेकर मौजूदा सरकार को घेरा जाए, तो इन दूसरी तरफ बीजेपी इस इलेक्शंस में अपना कोई स्पेसिफिक एजेंडा सेट करने में फेल रही। शुरुआत में जहां बीजेपी ने अपने कैंपेन की शुरुआत डेवलपमेंट और अपने सरकार की गुड गवर्नेंस से की थी, पर आखिरकार वो हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगती नजर आई। कांग्रेस द्वारा बजरंग दल को बैन करने की बात को लेकर उसे टारगेट करते हुए बजरंग बली चैंट करना शुरू कर दिया। पीएम मोदी खुद केवल इतने तक ही नहीं रुके, उन्होंने तो हाल ही में रिलीज हुई द कैलाश स्टोरी का जिक्र करते हुए कहा कि आजकल द कैलाश स्टोरी की काफी चर्चा है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे आतंकी साजिश केरला जैसे खूबसूरत राज्य को तबाह कर रही है। आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी, ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। अब पीएम मोदी बता सकते हैं कि द कैलाश स्टोरी मूवी कर्नाटका के लोगों के लिए कैसे रिलेवेंट है, उसका कर्नाटका के इलेक्शन से क्या लेना देना है। चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट रीजन जो बीजेपी के हार का कारण बना वह था पीएम मोदी और सेंट्रल स्कीम्स पर अटूट विश्वास। अब ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने कर्नाटका जीतने अपने कोई कसर छोड़ी हो। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने अपने कैंपेन के लिए अपने बेहतरीन नेताओं को चुना था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी खुद, होम मिनिस्टर अमित शाह, पार्टी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा, सेंट्रल मिनिस्टर राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, नितिन गडकरी और स्मृति ईरानी जैसे नेता शामिल थे। इसके अलावा कर्नाटका के सीएम बसवराज बोम्मई, एमपी के सीएम शिवराज चौहान, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जैसे नेता भी इस इलेक्शन कैंपेन में शामिल हुए थे। पर अक्सर यह देखा गया कि बीजेपी काफी ज्यादा डिपेंडेंट होती है प्रधानमंत्री मोदी पर अपने इलेक्शन कैंपेनिंग और इलेक्शन जीतने के लिए। पर कर्नाटका चुनाव ने और इससे पहले पिछले साल नवंबर में हिमाचल प्रदेश की तरह यह साबित कर दिया है कि मोदी मैजिक तभी सक्सेसफुल होती है जब स्टेट यूनिटी एक हो। पार्टी ने अपने इलेक्शन कैंपेन में बॉम्बे सरकार की रिपोर्ट कार्ड को विजुअलाइज करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, जिस वजह से पार्टी के पास सेंट्रल गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स और पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी के अलावा कर्नाटका के लोगों को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था। बेसिकली पार्टी ऑन ग्राउंड लोगों की एक्सपेक्टेशंस को ना तो अपने इलेक्शन कैंपेन में दिखा सकी और न ही सेंटर और स्टेट इलेक्शंस के बीच के अंतर को समझ सके। इसके साथ ही कर्नाटका में कोई क्रेडिबल स्टेट लीडरशिप का न होना भी बीजेपी के अगेंस्ट में गया। एक तरफ जहां कांग्रेस के पास उसकी पार्टी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जो खुद कर्नाटका से आते हैं, इसके साथ ही सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के रूप में क्रेडिबल नेता थे, जिन्होंने अपने डिफरेंसेस होते हुए भी मजबूती के साथ अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में चुनाव लड़ा और जीता भी। तो ही दूसरी तरफ बीजेपी के लिए सीएम बॉम्बे के अलावा कोई और नेता का न होना भी उनके अगेंस्ट में गया। पांचवा कारण है रिलीजियस पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स। दरअसल बीजेपी लीडर्स ने पिछले कुछ सालों से कई मुद्दे उठाए थे, जैसे हलाल, हिजाब, अजान और मुस्लिम रिजर्वेशन को स्क्रैप करना। इसके साथ ही कांग्रेस ने जब बजरंग दल को बैन करने का प्रॉमिस किया ताकि मुस्लिम वोट बैंक उनके पक्ष में जा सके, जो कि अपने आप में गलत था। इसके बाद से बीजेपी लीडर्स ने लगातार अपने हर कैंपेन में जय बजरंग बली का नारा लगाना शुरू कर दिया। अब ये जो इश्यूज उठाए गए थे उनमें से ज्यादातर इश्यूज कॉमनल लाइन्स पर वोट बैंक्स को अपने हिस्से में करने की कोशिश थी, जिसका जिम्मेदार न केवल भाजपा थी बल्कि कांग्रेस भी थी। पर यह कर्नाटका में बीजेपी के फेवर में नहीं गया। हालांकि यही मुद्दे देश के बाकी राज्यों में काफी इम्पैक्ट डालती है, बट बीजेपी के लिए कर्नाटका में हिंदुत्व का कार्ड उनके फेवर में नहीं गया। अब अगर कंक्लूड करें तो कांग्रेस को जो कर्नाटका में जीत मिली है उसका एक इम्पोर्टेंट फैक्टर राहुल गांधी की लीडरशिप में शुरू की गई भारत जोड़ो यात्रा भी है। दरअसल कांग्रेस ने जहाँ पिछले कुछ इलेक्शन में कई राज्यों में अपनी जमीन खो दी थी, जैसे कि यूपी, पंजाब, गुजरात और बंगाल, और पॉलिटिक्स की दुनिया के जानकार कांग्रेस पार्टी के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर चुके थे और पार्टी भी कहीं न कहीं इस बात को समझ चुकी थी। और जब यह यात्रा कर्नाटका पहुंची तो यह 21 दिनों तक कर्नाटका में रही, जो बाकी राज्यों में बिताए गए समय से कहीं ज्यादा थी। और तब से लगातार राहुल गांधी सरकार के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया था। कर्नाटका में यह कांग्रेस की जीत उसके लिए संजीवनी की तरह देखा जा रहा है और पार्टी के कुछ नेताओं की माने तो इसका इम्पैक्ट अगले साल होने वाले लोकसभा के चुनाव में भी देखने को मिलेगा। कुछ ने तो यह तक प्रेडिक्ट कर दिया है कि राहुल गांधी अगले साल पीएम बन सकते हैं। I also hope that Rahul ji may become the Prime Minister of this country. राहुल गांधी ने भी इस जीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह दावा किया कि कर्नाटका में जो उनकी जीत मिली है यही सेम चीज बाकी राज्यों में भी देखने को मिलेगी। कर्नाटक के चुनाव में एक तरफ क्रोनी कैपिटलिस्ट की ताकत थी, दूसरी तरफ गरीब जनता की शक्ति थी और शक्ति ने ताकत को हरा दिया।
और यही हर स्टेट में होगा। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के लिए लोकसभा इलेक्शन से पहले कर्नाटक में उसकी हार एक ऐलान की तरह है और इसे ग्रासरूट लेवल पर जाकर एनालिसिस करना होगा। इसी साल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम जैसे बड़े राज्यों में स्टेट असेंबली की इलेक्शन होनी है और इन राज्यों में हार जीत इन दोनों पार्टियों पर अगले साल होने वाले लोकसभा इलेक्शन में उसका इम्पैक्ट जरूर देखने को मिलेगा। सो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आपका क्या टेक है कर्नाटक इलेक्शंस के रिजल्ट को लेकर नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।